हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 40 में हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिक मेथड में नॉन लीनियर डिमांड कर्व। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 41 में हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसी चीज़ें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इंक्रीज करती है या तो डिक्रीज करती है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी किसी भी तरह से इफेक्ट करती है, किसी भी तरह से इम्पैक्ट करती है, किसे, इलास्टिसिटी को। ठीक है, या तो उस प्रोडक्ट की डिमांड में इलास्टिसिटी में इंक्रीज लेके आएंगे ऐसे फैक्टर्स, या तो डिक्रीज लेके आएंगे। हम ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टोटल 10 पॉइंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ द कमोडिटी। डायरेक्टली शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ द कमोडिटी, यानी जैसा वो प्रोडक्ट होगा उस तरीके का ही उस प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी होगा। इलास्टिसिटी का मतलब क्या था, आई रिपीट, मैं आपके लिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि किस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब था कि प्राइस के चेंज होने से कितना परसेंट या कितना इम्पैक्ट आएगा डिमांड के डिक्रीज होने में। दैट वी ऑलरेडी नो कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड तो डिक्रीज होता है, तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन इलास्टिसिटी बताता है कि कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज होने से कितना परसेंट प्राइस डिक्रीज होगा, ये रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताता है नेचर ऑफ द कमोडिटी, यानी उस प्रोडक्ट का कि वो प्रोडक्ट कैसा है। जो प्रोडक्ट खरीदा और बेचा जा रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा रिलेशन होगा डिमांड और उसके प्राइस का, जो प्रोडक्ट खरीदा और बेचा जा रहा है। नेचर ऑफ द कमोडिटी, बाय नेचर वी कैन क्लासिफाई कमोडिटीज एज नेसेसरी, कंफर्ट एंड लग्जरी। आपको पता है दो तरीके के प्रोडक्ट होता है। सबसे पहले नेसेसिटी प्रोडक्ट होगा, यानी फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आप जानते हैं। उसके ऊपर आता है कंफर्ट, उसके ऊपर आता है लग्जरी, बेसिक प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, फिर सेकंड में आपने देखा कंफर्टेबल और उसके ऊपर आपने देखा लग्जरी। ये तीन अलग अलग तरीके की कैटेगरी। बेसिक मींस फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, याद होगा आपको। यस, तो ये बेसिक कमोडिटीज है, इसके बगैर इंसानी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो आता है कंफर्टेबल और उसके ऊपर भी आता है लग्जरी। ठीक है, तो जिंदगी गुजारने के लिए तो चीजें चाहिए होती है, वो होती है नेसेसिटी, उसके बाद कंफर्टेबल और उसके बाद आती है लग्जरीज प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब डिमांड फॉर नेसेसरी लाइक रेफ्रिजरेटर, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक्स एक्सेट्रा इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। यानी हम जब बात करें बेसिक प्रोडक्ट के बारे में, नेसेसिटीज के बारे में, अपनी बेसिक जरूरतों के बारे में, तो आपने अपना यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिए गए वो रेफ्रिजरेटर दिए गए, फूड ग्रेन्स हैं, रेफ्रिजरेटर नहीं, सॉरी, ये फूड ग्रेन्स हैं यानी खाने पीने की चीजें हैं, मेडिसिन है यानी दवाइयाँ हैं, टेक्स्ट बुक है यानी किताबें, तो इनको बेसिक कमोडिटीज में लिया गया है। तो अब ऐसे कमोडिटीज का जो इलास्टिसिटी होगी वो बहुत ज्यादा इन इलास्टिक होगी। इन इलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इनके प्राइस से इनकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इजीली समझा देते हैं। इनइलास्टिक का मतलब, इलास्टिक मींस व्हाट, कि उनके प्राइस से उनकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा। अभी हमने क्या सीखा कि जो नेसेसरीज प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड जो है इनइलास्टिक होगी, यानी इसका मतलब क्या है कि उसका प्राइस उन पे डिमांड पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि लेट से हमने आपको एग्जांपल दिया, अभी यहाँ पे फूड ग्रेन है यानी खाने पीने के सामान है। ठीक है, तो अब ये जो फूड है इसका प्राइस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, इससे फूड की डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। या मेडिसिन का एग्जांपल ले लेते हैं कि मेडिसिन का प्राइस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो मेडिसिन की डिमांड पे इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे इसको इन इलास्टिक। ये वर्ड आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इलास्टिक का मतलब होता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप हो, प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे चेंज होगा, उसे हम कहेंगे इलास्टिक। और जहाँ पे प्राइस के चेंज होने या ना होने से, प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम कहेंगे इन इलास्टिक। ये वर्ड आप याद रखेंगे कि जहाँ पे प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम कहेंगे इन इलास्टिक। और जहाँ पे रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे इम्पैक्ट होता है प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे, उसे हम कहेंगे इलास्टिक। ठीक है, तो इलास्टिक का मतलब समझ पा रहे हैं कि भाई इलास्टिक आपने देखा चेंज होता है। इलास्टिक में आप प्रेशर डालेंगे, हम नॉर्मली इलास्टिक की बात कर रहे हैं, कोई रबर बैंड की बात कर रहे हैं, उस पर आप प्रेशर लगाएंगे तो वो अपने साइज से हटेगा, चेंज होगा। यस, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रबर क्या है, वो इलास्टिक रबर हो गया। ठीक है,
दूसरी तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक आयरन रॉड का, अगर आप इस पे प्रेशर लगाएंगे तो क्या ये चेंज होगा? ऑब्वियसली ये चेंज नहीं होगा। तो आयरन रॉड एग्जांपल के तौर पे हमने लगा कि भाई आयरन रॉड क्या हो गया, आयरन रॉड इनइलास्टिक हो गया, ये अपने साइज चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन वो रबर बैंड इलास्टिक था जो अपना साइज चेंज कर रहा था। इज इट क्लियर? इलास्टिक और इनइलास्टिक में डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? अब आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने पहले तो प्रोडक्ट को डिसाइड किया, कमोडिटीज को तीन बेसिक चीजों में, तीन बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले नेसेसरीज, कंफर्ट एंड लग्जरी। तो नेसेसरीज की जब बात आती है तो नेसेसरी जो प्रोडक्ट होते हैं वो उनकी डिमांड होती है इलास्टिक, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें कंफर्ट, आपने तीन कैटेगरी देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट पे क्या था? नेसेसरीज, सेकंड पे क्या था? कंफर्ट, और थर्ड पे क्या था? लग्जरी। तो हमने बात किया कि नेसेसरी जो प्रोडक्ट है उसमें डिमांड कैसी होती है? इनइलास्टिक, ठीक है। एंड फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स लाइक कार, परफ्यूम, फर्नीचर एक्सेट्रा, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। यहाँ पे चाहे हम कंफर्ट की बात करें, चाहे हम लग्जरीज प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी। यानी यहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड, अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड पे भी इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे है इलास्टिक, यहाँ पे है इलास्टिक। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर हो गया? बस यही, इतना ही हमें सीखना है कि भाई कौन से प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने से उसके डिमांड पे इम्पैक्ट होता है या नहीं होता। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था नेचर ऑफ द कमोडिटी। तो जैसे प्रकार का, जैसे टाइप का वो गुड्स है उसकी डिमांड वैसी होगी। अगर वो नेसेसरी में आता है, बेसिक कमोडिटीज में आता है, फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट शेल्टर, क्लोथिंग है, मेडिसिन है, तो उसकी डिमांड जो होगी वो इन इलास्टिक होगी। लेकिन अगर वो कंफर्ट में आता है, लग्जरी में आता है, तो उसकी डिमांड जो होगी वो इलास्टिक होगी। याद रखना है। क्लियर? पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो आप जरूर उसको रेज कर सकते हैं, चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। तो फैक्टर नंबर 1 हो गया नेचर ऑफ द कमोडिटी। फैक्टर नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, यानी उस प्रोडक्ट का मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल है या नहीं। अगर उसका प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट का अगर मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर हम प्राइस इंक्रीज करेंगे तो लोग क्या करेंगे? कॉम्पिटिटर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ना। चलिए पॉइंट पढ़ते हैं। डिमांड फॉर कमोडिटीज विल बी मोर इलास्टिक, अगर इलास्टिक होगा, इफ इट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, इसका मतलब है कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, लेट्स से हमारे प्रोडक्ट का नाम है P1 और उसी तरीके से मार्केट में P2 भी अवेलेबल है, तो अब इस प्रोडक्ट की डिमांड की वजह से, इस सामने वाले प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में फर्क पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर, हमारा कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर इसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया तो इससे हमारे प्रोडक्ट की प्राइस पे या डिमांड पे इम्पैक्ट हो जाएगा। क्लियर? कंटिन्यू। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस, sugar cane juice, etc. But commodities having no close substitutes like salt, demand will be inelastic। यानी ऐसे प्रोडक्ट जिनका कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल है, उस प्रोडक्ट की डिमांड जो होगी वो होगी इलास्टिक, कि भाई उसकी डिमांड चेंज हो सकती है। लेकिन जिस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो होगी इन इलास्टिक, जहाँ पे उसके डिमांड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया सबको? पॉइंट नंबर 1 क्या था? नेचर ऑफ द कमोडिटी, अगर वो बेसिक है तो उसके हिसाब से डिमांड होगा, कंफर्ट है, लग्जरी, तो उसके हिसाब से डिमांड होगा। पॉइंट नंबर 2 हमने सीखा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर हमारे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो हमारी डिमांड जो होगी वो इलास्टिक होगी। लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो हमारी प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो इन इलास्टिक होगी, उसमें डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ यूजर्स। Number of users, single use goods have a less elastic demand, यानी जिन प्रोडक्ट को एक ही काम में यूज किया जाता है, सिंगल, ऐसे टाइम पे, एंड मल्टी
यूज गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड, फॉर एग्जाम्पल कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। आपको पता है सिंगल एंड मल्टीपल यूज आपने बहुत ही डिटेल में जाना है, सीखा है कि भाई जिस प्रोडक्ट का एक ही यूज होता है उसे सिंगल यूज कहते हैं, जिस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है उसे मल्टीपर्पज यूज कहते हैं। ठीक है, जैसे वाटर आपको वाटर याद है, इलेक्ट्रिसिटी याद है, हमने डिटेल में बताया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, वाटर से भी आप बहुत सारी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब बात करें सिंगल कमोडिटीज की, तो जहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है, अगर वो प्रोडक्ट सिंगल है, एक ही में यूज होता है, तो अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली अब उसको हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको अवॉइड करें, उसको कम से कम खरीदें, क्योंकि भाई ये एक ही तो काम है उसका। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट मल्टीपर्पज है, उस प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो फिर हम क्या चाहेंगे, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको परचेस करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे होंगे तो दोनों ही इलास्टिक, ये आपको याद रखना है, दोनों इलास्टिक है, लेकिन एक ज्यादा इलास्टिक है और दूसरा कम इलास्टिक है। यानी जो सिंगल कमोडिटीज है, सिंगल यूज है, उसके लिए लेस इलास्टिक है, और जो मल्टीपर्पज यूज है उसके लिए मोर इलास्टिक है। बस ये आपको डिफरेंस याद रखना है। पॉइंट नंबर 3 के लिए डिफरेंस याद रखना है, नंबर ऑफ यूजेस में आपको क्या याद रखना है कि अगर ऐसी कमोडिटीज है जो एक ही बार यूज होती है या जिसका एक ही उपयोग होता है, एक ही यूज होता है, उसको हम कहेंगे वो लेस इलास्टिक है। और दूसरा प्रोडक्ट जो मल्टीपर्पज है उसकी डिमांड कैसी है, उसकी डिमांड है मोर इलास्टिक। बस इतना ही आपको याद रखना है पॉइंट नंबर 3 के लिए। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, हैबिट्स। हैबिट्स मेक डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इलास्टिक, फॉर एग्जाम्पल एडिक्टिव गुड्स, ड्रग्स एक्सेट्रा। यानी कोई भी प्रोडक्ट जिसका कंज्यूमर आदी हो, अब वो मेडिसिन भी हो सकता है, कोई ड्रग्स भी हो सकता है, या कह लीजिए किसी भी तरीके का पान, बीड़ी, मसाला, तंबाकू वो भी हो सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी कस्टमर को आदत लग चुकी है, हैबिट लग चुकी है, ठीक है, अब उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, कंज्यूमर को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंज्यूमर तो उसकी डिमांड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अब ऐसे टाइम पे उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हो गया इन इलास्टिक। यहाँ पे डिमांड चेंज नहीं हो रही है, हो गया इन इलास्टिक। ठीक है, जहाँ पे डिमांड चेंज हो सकती थी वहां पे कहेंगे इलास्टिक। तो ऑब्वियसली हैबिचुअल गुड्स में ये कॉन्सेप्ट जो है इन इलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे हम कहेंगे इन इलास्टिक। याद रखेंगे हैबिचुअल गुड्स में, हैबिचुअल गुड्स का एग्जांपल भी याद रखेंगे, सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, जहाँ पे हैबिचुअल गुड्स हैं, जहाँ पे अगर कंज्यूम प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो भी जाए तभी भी उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर उसके आदी हो चुके हैं, कंज्यूमर उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, इसकी वजह से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया हैबिचुअल गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 में। चलिए, आई थिंक हमने आपको स्टार्टिंग के 4 पॉइंट समझा दिए, पॉइंट नंबर 5 से लेके पॉइंट नंबर 10 तक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।